तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन। ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन में 3-4 कंडीशंस होती है। उन सारे कंडीशंस को देख लो कि देखो जो मेटल होता है ना, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर कौन सकता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सारे मेटल्स कर सकते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स खुद, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। तो मेटल शुड हैव हाई डी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, और क्या होना चाहिए? अच्छा, क्या होता है ऑक्सीडेशन में? ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हाई से लो से हाई होता है, ऑफ कोर्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसको अगर ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन करना ही है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब ट्रांसफ़र होने से पहले क्या होना चाहिए? चेंज होने से पहले, मतलब हाई डी इलेक्ट्रॉन एंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? आगे बात कर लेते हैं कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो हैव वेकेंट ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? आगे बात कर लेते हैं। देखो, अब अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसका ऑर्बिटल भी क्या है? वेकेंट है, ठीक है ना। मतलब उसका मतलब ये नहीं है, पर ये समझ लो कि अगर पूरा ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड रहा तो आप किस तरह से ऐड करोगे बाकी चीज़ों को, ठीक है ना। आप अगर ऐड ही नहीं कर पाओगे तो ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। वो चीज़ हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स आपका 16 इलेक्ट्रॉन बना रहा था ना, वो कॉम्प्लेक्स ना ऐड होके 18 इलेक्ट्रॉन्स बना दे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और 18 इलेक्ट्रॉन तभी बन पाएगा जब कोई खाली ऑर्बिटल रहेगा और न्यू इलेक्ट्रॉन्स उसमें अटैक मारेगा। दूसरी बात कि जो स्पीसीज होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होता है हाई डी इलेक्ट्रॉन, लो ऑक्सीडेशन स्टेट और वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, सो दैट वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में बदल सके। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल IR, जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पर अगर इसका हम ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? IR +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो कि D8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को शो करता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन कराना है ऑफ XY। ये मैंने फॉर एग्जांपल एज, मतलब ऐसे इमेजिन करने के लिए आपको बोला है कि जस्ट अज्यूम करने के लिए बोला है कि जस्ट XY लो और फिर इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन कराओ या एलिमिनेशन कराओ। कुछ नहीं होगा, ये जो होगा ये ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा तो ये अलग अलग तरीके से ऐड होगा। या तो ऐसे ऐड होगा, मतलब दोनों के बीच में से ऐड होगा, दोनों LL के बीच में से ऐड होगा, है ना। इसको हम वैसे तो ट्रांस बोलते हैं। और या तो सिस फॉर्म में ऐड होगा। तो वो सिस फॉर्म में ऐड होगा या ट्रांस फॉर्म में ऐड होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप और भी कुछ कंडीशंस देख लो। इसका एक ट्रेंड है दोस्त, याद रखना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंक्रीज होता है। आपको भी पता है कि सोडियम का कम होता है, फिर मैग्नीशियम का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करूँ तो। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी डी ब्लॉक एलिमेंट में भी आप देखो, फी को नी, इसमें भी देखो 0 1 2, है ना। यहाँ पे भी देखो 0 1 2, मगर हाँ उसका जिस भी ग्रुप का है वो एलिमेंट, उसका ग्रुप सेम होगा, ठीक है ना। 0 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका ट्रेंड में देखोगे ना, आप पाओगे कि इसका जो रेडियस है ना दोस्त, वो आप एटॉमिक ट्रेंड्स का जो रेडियस देखते थे ना, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस, यहाँ पे भी वही है दोस्त कि डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या हो रहा है? डाउन लेफ्ट टू राइट, है ना। समझ में आ रहा है आपको? ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीजेस। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नहीं नहीं, लेफ्ट टू राइट, ये तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट बोलोगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है ना, वही ट्रेंड ये फॉलो कर रहा है, बस इतना सा समझ लो। आगे बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा। देखो, बड़ा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। तो मतलब अगर कोई कंपाउंड बहुत बड़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये PT, तो ये जो है ना दोस्त, ये अगर बड़ा है ना तो यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो इसीलिए इजीली ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से कंडीशन है। देखो, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटल के साथ अटैच है, ये जो मैंने मेटल बनाया इसके साइड साइड में जो ग्रुप्स है, जो लिगेंड्स है, वो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा? दिस विल डिक्रीज मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस ऑक्सीडेटिव एडिशन डिक्रीजेस। इसका मतलब कि
वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच लेगा मेटल से, जिससे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि वो ऑक्सीडेटिव एडिशन कब होगा, जब मेटल के पास हाई डी इलेक्ट्रॉन होगा, और वो अगर कम रह गया तो फिर वो कैसे करेगा वो चीज़। और उसका उल्टा, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट देन रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीजेस। आगे बात कर लेते हैं कि मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मेटल हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस बाई 2। देखो अब कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि LnM है, इसमें आपने अगर XY डाल दिया तो ऑफकोर्स ये दोनों अगर अटैच हो गए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले X था, फिर X+2 हो जाएगा। मतलब X मतलब फॉर एग्जांपल सपोज कुछ भी, इसलिए X लिया हमने तो X+2 हो गया। वैसे ये लिगैंड जो था, लिगैंड भी 2 नंबर से बढ़ गया। पहले यहाँ पे कितने लिगैंड थे, 1 थे, यहाँ पे टोटल अभी 3 हो गए। समझ में आ रहा है। आगे बात कर लेते हैं DN मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीडेशन में। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन से कंडीशन में जो अटैचमेंट होगा, मतलब जो अब क्या बोलते हैं कि 16 से 18 जाएगा तो ये चीज़ क्या होगा, ऐड होगा ना। तो जो एडिशन होगा ना, वो एडिशन अब सिस कब होगा और ट्रांस कब होगा, उस चीज़ को समझते हैं। देखो दोस्त, ये जो XY और XX है, इसका मतलब ये है कि जो जब कोई लिगेंड आएगा, वो लिगेंड या तो हेट्रो न्यूक्लियर हो सकता है, या तो मतलब हेट्रो एटम्स हो सकता है, या तो होमो एटम्स हो सकते हैं। मतलब सेम एटम्स हो सकते हैं, या तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। याद रखना, जब तो इसके 2 कंडीशन है, एक तो नॉन पोलर कंडीशन है, एक है पोलर कंडीशन। मतलब आपको जब भी कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा इस रिएक्टेंट में, है ना, रिएजेंट में जो आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, आपको देखना है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर वो नॉन पोलर रहा तो उसका सिस अटैक कराना है आपको, और अगर वो पोलर रहा तो आपको उसका ट्रांस अटैक कराना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि H2 Cl2 F2, देख के आपको पता है कि ये सारे के सारे नॉन पोलर है। इन सब का म्यू जो है वो डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि नॉर्मल एक बेंजीन ही है। इसको डराने के लिए एक हाइड्रोजन लगा दिया। इसको भी देखोगे तो एक लीनियर कंपाउंड है जो कि इजीली क्या करता है, नॉन पोलर मूवमेंट शो करता है। अगर आप CH को भी देखोगे तो भी आपको वही चीज़ दिखेगा। हाँ, CH का क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इसमें तो आपको दिखना तो पोलर चाहिए। नॉन पोलर क्यों है दोस्त, क्योंकि CC में नॉन पोलर मान सकते हैं, पर CH में कैसे। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है। आगे पोलर के देख लो, हेट्रो एटम सारे CH3F HCl HF XY, मतलब ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये क्या है, ये सारे पोलर कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स है। ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये ट्रांस अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि ये वाला एक कंपाउंड है, इसमें आपको H2 अटैक कराना है। अब मेरे को क्या देखना है, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो यहाँ पे जो H2 है वो पोलर है या नॉन पोलर है। देखो H2 जो है, आपको भी बताया मैंने, वो क्या है, नॉन पोलर, मतलब सिस अटैक होगा। सिस मतलब जैसे CO और PPH3 इस तरह से अटैक है ना एक साइड में, ठीक वैसे ही। मतलब ये अभी क्या हो जाएगा, CO और PPH3 यहाँ पे आ जाएगा, और H2 इस तरफ आ जाएगा। देखो ये देखो, H2 इस तरफ आ गया। हाँ, आगे का जो भी था वो यहाँ पे आना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे भी ठीक वैसा ही है कंडीशन, पर यहाँ पे क्या है, HF है, तो ये पोलर है। तो पोलर का अटैक किस तरह से होगा, इस तरह से अपोजिट साइड में, दोनों के बीच में तंग करने के लिए। समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है ना। तो देखो, रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जितने भी कंडीशन आपने अभी ऑक्सीडेटिव में पढ़ा, उसका उल्टा क्या होगा। देखो, नंबर ऑफ लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2। वहाँ पे क्या हो रहा था, नंबर ऑफ लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस बाय 2 हो रहा था। और इसका डी इलेक्ट्रॉन कितना क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। D6 मेटल, ठीक है, जनरली D6 मेटल्स देखने को मिलता है, ठीक है, वो कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको भी पता है कि अब चीज़ें हटेंगी, ठीक है ना, डिक्रीज होगी, मतलब निकलेंगी चीज़ें। तो अब ऑफकोर्स आपको अब किस पे ध्यान देना है, लिविंग ग्रुप पे ध्यान देना है। मतलब तब हम रिएजेंट पे ध्यान दिया करते थे, यहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है लिविंग ग्रुप पे, क्योंकि आपको भी अब निकालना है आपको। और लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए एनायनिक, ठीक है ना। और कैसा होना चाहिए, सिस टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सिस पोजीशन में होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, एनायनिक होने चाहिए। और एक और बात याद रखना, कोई भी अगर CP रिंग दिख जाए आपको, ठीक है ना, CP रिंग मतलब ये वाले रिंग,
अगर ऐसे रिंग्स दिख जाए तो वो कभी भी रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, मतलब वो नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि अगर ये दोनों अगर आपने निकाल दिया दोस्त, मान लो आपने ये चीज़ निकाल दिया, तो आपको पता है क्या मिलेगा दोस्त, मतलब आपने ये दोनों निकाला, हम सॉरी ये वाला नहीं, इसको रहने दो, इसको और इसको सिस वाले फॉर्म में इसको निकाल दिया, ये और ये, तो आपको दिखेगा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और इसके चलते आपको एक बात तो पता चल ही जाएगा कि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन फेवर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि अब हमारे पास एक रिएक्शन है, मतलब एक रिएजेंट है। अब इस रिएजेंट मतलब एक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। तो वो सबस्ट्रेट जो है वो अब रिडक्टिव एडिशन करेगा, ठीक है ना, रिडक्टिव एलिमिनेशन करेगा। तो देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे होता है, तो ये जो ये सिस में है जो चीज़, उस चीज़ को निकालना पड़ेगा। उस चीज़ को निकाला तो XY निकल गया, दिखा। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पे X पहले था, वो क्या हो गया X-2, DN प्लस पहले था, और यहाँ पे DN+2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया ये रिडक्शन है दोस्त, रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। समझ में आ रहा है? तो चलो ये हो गया हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन का सारा एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के बारे में, और फिर हम माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन को। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में क्या होता है ना, आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पे पहले ही समझ लो कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे इंक्रीज होता है किसमें, किसका, इसमें VEC जो होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, वो 2 से इंक्रीज होता है। अच्छा, एक और बात सुन लो कि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर दिखाते हैं बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको, किसमें, VEC में। देयर शुड बी ligand which have beta hydrogen and hydrogen should be syn to metal। ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है ना। और वो बीटा हाइड्रोजन सिन पोजीशन में होना चाहिए, ट्रांस पोजीशन में नहीं। ये हाइड्रोजन इधर नहीं होना चाहिए, वो हाइड्रोजन बिल्कुल मेटल से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन लगता है ना, वो एगोस्टिक इंटरेक्शन लगता है। क्यों ये इंटरेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि ये इस मेटल को पकड़ना चाहेगा, और यही बीटा हाइड्रोजन जब इस मेटल हाइड्रोजन को पकड़ने जाता है तो ये मेटल बोलता है कि ठीक है भाई, तुम मुझे अपना हाइड्रोजन दे दो तुम मुझे अपना हाइड्रोजन दे दो, तुमको मैं अल्कीन बना दूंगा, और तो और मैं तुम्हारे साथ कैसे अटैच रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ परपेंडिकुलरली अटैच रहूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, प्लेन में अटैच नहीं है, और ये CH2 के साथ अटैच नहीं है, ये बॉन्ड के साथ अटैच है। तो मेटल बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कनेक्टेड रहूंगा, तुम दोनों के बीच में बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड रहूंगा, तुम दोनों को एक जैसा देखूंगा मैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इसको जो चीज़ नहीं मिल रहा था मेटल के साथ, इसका कोई कनेक्शन जो नहीं था मेटल के साथ, वो बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि अब जो मेटल और कार्बन के बीच का इंटरेक्शन है, वो अभी जो वो सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जब अटैच हो जाएगा, तब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो दोनों बॉन्ड्स के बीच में होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो चीज़ हुआ है ना, वो हो रहा है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अब इसके कुछ और भी टाइप्स है, अलग अलग टाइप की बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, अलग अलग कंडीशन में यूज़ होते हैं वो सारे। देखो, एक है 1,1 माइग्रेटरी, ठीक है, यही था हमारा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में, ठीक है ना। माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है दोस्त कि हाँ, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि 1,1 माइग्रेटरी इंसर्शन, एक होता है 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन। 1,1 माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है, देखो मेटल के साथ जो भी ग्रुप अटैच है ना, वो शो करेगा 1 वाला, मतलब उस पोजीशन को हम 1 बोलेंगे। और जो कार्बोनिल के साथ, मतलब CO के साथ है, C के साथ जो भी ग्रुप अटैच है उसको हम बोलेंगे 2, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे 1,1 का माइग्रेटरी इंसर्शन है, इसका मतलब ये है कि ये जो R है, ये तो ऑफकोर्स चाहेगा कि इस कार्बन के साथ दोस्ती बनाए, ठीक है ना। तो ये R जो पहले M के साथ हुआ करता था, अब उसको M के साथ नहीं रहना, अब उसको C के साथ रहना है। तो अब जो है वो R क्या होता है, वो C के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वेयरएज जब ये मेटल को छोड़ के चला जाता है, तो मेटल का जो ऑर्बिटल हो जाता है वो खाली हो जाता है। इसके चलते आगे चल के अगर कोई रिएजेंट दिख जाता है उसको, तो वो रिएजेंट कहाँ पे अटैक करता है, इस M के खाली ऑर्बिटल पे। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,1 माइग्रेटरी इंसर्शन। जो
तो यहाँ से क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है वन से, ठीक है ना, और जो न्यू वाला आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है। और आगे देखो यहाँ पे 1 to माइग्रेटरी, ये दूसरा एग्जाम्पल है 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन का। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक मेटल है जो कि किसके साथ अटैच्ड है, एक वो वाले कार्बन के साथ, एक अल्कीन वाले कार्बन के साथ, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। मैंने अभी आपको बीटा हाइड्रोजन पढ़ाया, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट आया था वो हमारा ये आया था। अब इसी प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, माइग्रेटरी इंसर्शन। कैसे करोगे, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला भी माइग्रेट करेगा और दूसरा वाला भी माइग्रेट करेगा। क्यों करेगा, देखो यहाँ पे आपको पता है कि R को पसंद है C और C को पसंद है M, कि यहाँ पे C जो है वो M के साथ अटैच होना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे 1 के साथ साथ 2 भी दिखेगा। तो ये जब ये R यहाँ पे अटैच हो गया तो ये इधर अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरह का सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, और आपको मेटल के ऊपर एक वापस एक एम्प्टी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अटैक हो जाएगा। वही चीज़ अभी बताई कि ड्यूरिंग माइग्रेटरी इंसर्शन वैकेंट साइट इज क्रिएटेड ऑन मेटल। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन चेंज हुआ नहीं हुआ, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक जैसे बीटा हाइड्रोजन में हुआ। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी, कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है दोस्त, ये दोनों ना ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं दिखाते, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक्सेप्शन आप याद कर लो, क्योंकि ये जो दो चीज़ है ये दोनों याद करने लायक चीज़ है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये वाला। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये निकालना है कि Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आप अगर ढूंढोगे तो आप पाओगे कि ये जो ये पार्ट है ना दोस्त, ये वाला पार्ट -2 दिखाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये CP रिंग तो है पर ये क्या है, दो बार है। तो इस चीज़ को याद रखना कि ये अगर 2 दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो आगे चल के ये x की वैल्यू +4 देगा, जो कि है Ti+4। और अगर आप Ti+4 को देखोगे तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे तो आप पाओगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 0। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और आपको पता है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए क्या चाहिए होता है, हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्यों ही करेगा। समझ में आ रहा है? ये दूसरा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स ये किसके साथ अटैच्ड है, PPS3। देख के पता चल रहा है कि एक न्यूट्रल कॉल लिगैंड है, और न्यूट्रल लिगैंड में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि PD का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो PD का जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा तो ये आगे चल के क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, PDPH2 + 2 PPS3। इसका मतलब ये कि इसमें से 2 PS3 जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे, 2 PS3 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो चेंज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या कोई रिडक्टिव एडिशन होगा, नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि देखो पहले भी PD 0 था, अभी भी PD 0 ही है, तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखना चाहिए एक रिडक्टिव एडिशन करने के लिए। रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें निकल रही है, और ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऐड हो रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, हमारे पास अब एक लास्ट एग्जांपल है जो नहीं शो करता रिडक्टिव एडिशन, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं मुँह से एडिशन गलती से निकल जाता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको बताया गया है कि इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा। तो आपका अब आपको देख के तो ये लगेगा कि ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी फिल्ड है पूरी चीज़ें, तो इसमें से चीज़ें अभी निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा कि नहीं। तो यहाँ पे चीज़ें निकलेंगी, पर आप निकालोगे किसे, आपको जो निकालना है वो तो सिस फॉर्म में निकालना है, और आप इस L और L को नहीं निकाल सकते, आपको ये CH3 और X को ही निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो वही चीज़ बोला गया कि यहाँ पे रिडक्टिव एडिशन नहीं होगा। तो ये सारे कंडीशंस है रिडक्टिव एडिशन के ना होने का, तो उस चीज़ के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो हमारे पास ना कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्पल्स को हम ज़रूर पढ़ेंगे पहले, क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल्स ना अलग अलग फॉर्म में ना आपको दिखेगा, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में मतलब एक रिएक्शन का एक साइकिल होगा, उस रिएक्शन के साइकिल में आपको वो चीज़ दिखेगी कि ना हाँ आपने कौन सा चीज़ कहाँ पे अप्लाई की है, तो वो चीज़ आप बाद में समझ लेना। अभी आप पहले पढ़ लो कि हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सो ग्रुप क्या होता है। तो ध्यान रखना हमारे पास एक अल्कीन ग्रुप होगा,
ठीक है ना। अल्केन जब CO और H2 के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है ना COH2 वाटर गैस बनाता था, आपने पढ़ा है क्या हाइड्रोजन चैप्टर में 11th-12th में? ठीक है, जो भी आपको नहीं पता होगा तो मुझे नहीं पता, छोड़ो। तो COH2 जो होगा वो जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक कंपाउंड बना के देगा हमको, ये वाला। इसमें क्या हुआ है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये डबल बॉन्ड जो है, इसमें से एक बॉन्ड CO के पास गया, और ये जो CO का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या हुआ, वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, और फिर ये H2 जो है, इसमें से एक H जो है वहाँ पे कनेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब हमारे पास एक कैटलिस्ट, अब ये जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है इस पूरे रिएक्शन के दौरान, इस कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन और ऑक्सो ग्रुप का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो अब बात कर रही हूँ जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस कैटलिस्ट को वो कौन सा कैटलिस्ट है, वो है HCO CO3। मतलब ये कोबाल्ट वाला CO है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला CO है। समझ में आ रहा है? तो ये जो कैटलिस्ट हो रहा है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रू कैटलिस्ट पूछा गया। और ये ट्रू कैटलिस्ट बन कैसे रहा है, ये ट्रू कैटलिस्ट बन रहा है CO2 CO8 के साथ। जब ये CO2 CO8 जब H2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला H2 के साथ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक H2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जिसके चलते जो कैटलिस्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, HCO CO4, जो कि क्या है, एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी है। और क्योंकि ये एक ऐसा कैटलिस्ट क्योंकि एक कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे इसलिए बताया गया कि ये प्री कैटलिस्ट है, क्योंकि ये एक ट्रू कैटलिस्ट बनाने का पोटेंशियल रखेगा। क्यों, कैसे? क्योंकि इसमें से एक CO जब निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ट्रू कैटलिस्ट। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज प्री कैटलिस्ट। और ये प्री कैटलिस्ट जिस कैटलिस्ट से बना है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर ऑफ कैटलिस्ट, जो कि एक प्री कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है? आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, कैटालिटिक साइकिल ऑफ ऑक्सो ग्रुप। मतलब अब हम एक साइक्लिक फॉर्मेशन देखेंगे ऑक्सो ग्रुप का। तो अभी हमने जो भी बताया, प्रिकर्सर ऑफ कैटलिस्ट, ट्रू कैटलिस्ट वगैरह, उन सब का इस्तेमाल करेंगे, जो भी चीज़ मैंने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ाया इस साइकिल में। और जो भी आपका कॉन्सेप्ट है माइग्रेटरी इंसर्शन, वो वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? अभी जब आप इस साइकिल को अच्छे से पढ़ोगे तो हमने पढ़ा था कि HCO CO4 जो था वो उसमें से CO निकल के HCO CO3 हो गया। मतलब ये क्या था हमारा, ये हमारा था प्री कैटलिस्ट, जो आगे चल के क्या कर दिए, ट्रू कैटलिस्ट का फॉर्मेशन कर दिए। और आपने इसके साथ साथ एक और चीज़ पढ़ा था कि ये जो एक अल्कीन ग्रुप था वो CO और H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, एक कंपाउंड बना रहा था, जो कि ये बना रहा था, एक प्रोडक्ट बना रहा था। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस चीज़ को हम समझेंगे, है ना। यही प्रोडक्ट था हमारा जब ये और ये रिएक्ट हो रहा था इस आपस में। ये देखो हमारे पास एक चिट है, उस चिट में मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ये देखो, ये रहा हमारा चिट। ये देखो R अल्कीन जो है वो CO और H2 के साथ अटैच होकर ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है उस चीज़ को हम समझेंगे इस कैटालिटिक साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें से HCO CO4 जो था, ठीक है, मान लिया हमने कि इसने ये फॉर्म किया। अब ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ होगा। तो ये कैटलिस्ट की तरह कब यूज़ होगा, अब यूज़ होगा। ये जो अल्कीन ग्रुप है ना, ये अल्कीन ग्रुप जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है ना, ये कैटलिस्ट जो है ना, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, इस तरह से अटैच होगा। मतलब यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। समझ में आ रहा है? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में क्या होता था आपको चाहिए था एक बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन, सो दैट वहाँ पे क्या हो सके, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो सके। तो ये जो एडिशन हुआ, ये कहाँ पे हुआ, इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में हुआ, ठीक है ना। अब ये क्या है, एक मेटल है दोस्त। अब यही मेटल आगे चल के क्या करेगा, माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा। इसका मतलब ये है कि इस मेटल का जो भी कुछ है, ये एक, जब आप इस चीज़ का रिएक्शन कराओगे, इसमें से जो हाइड्रोजन है वो तो चलो अलग जगह पे चला गया, वो इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चीज़ें क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, उसने इस कार्बन को फेवर कर लिया। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑफकोर्स ये डबल बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो आपको ये वाला फॉर्मेशन तो देखने को मिलेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने आपको सिखा दिया माइग्रेटरी इंसर्शन होता क्या है। पर याद रखना, जब मेटल से कुछ निकल जाता है तो वो मेटल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। मतलब ये CO जो है वो खाली हो गया। अब इस CO में क्या ऐड होगा, जो CO निकल गया था, मतलब CO ऐड होगा। आपको पता ही है मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करवाई थी यहाँ पे, जब मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला पार्ट। मैंने आपको पढ़ाया था कि CO और H2 ऐड हुआ था। तो सबसे पहले हम CO को ऐड कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताया मैंने कि पहले माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, फिर वो CO कहाँ पे ऐड होगा। अब मैंने बताया था वो एडिशन कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे आपका मेटल जो है वो वहाँ पे एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जो कि खाली है ना, तो वो उस मेटल के ऑर्बिटल पे अटैक मारेगा, जो कि यहाँ पे। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि अब क्या है कि एक मेटल है, अब इस मेटल के साथ क्या है, एक अल्केन ग्रुप अटैच है। ये अल्केन ग्रुप क्या कर सकता है, माइग्रेटरी इंसर्शन कर सकता है। 1 1 वाला माइग्रेटरी इंसर्शन याद है क्या आपको? अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस देख लीजिए उसको। ये देखो माइग्रेटरी इंसर्शन, ये कहाँ पे जा रहा है, ये जो है वो इधर जा रहा है। मतलब ये पूरा अल्कीन ग्रुप जो है, जो मेटल के साथ अटैच है, वो किसको फेवर कर रहा है, इस CO को। मतलब वो उसके ऊपर जो भी अल्कीन ग्रुप है उसको क्या पसंद है, CO पसंद है। तो ये जो इस मेटल के ऊपर जितना भी अल्केन का ग्रुप है वो कहाँ पे, मतलब अल्काइल ग्रुप है, वो कहाँ पसंद करेगा, इस CO को। तो इसने कहाँ पे अटैच किया, इस CO में, सो दैट एक कार्बोनिल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। तो ये ग्रुप आपने फॉर्म किया इस ग्रुप को इसके साथ अटैच करके। तो ये अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या दिखा आपको, एक माइग्रेटरी इंसर्शन दिखा। आपको पता है जब चीज़ें माइग्रेटरी इंसर्शन से होके जाती है तो उसमें जब कोई चीज़ ऐड होता है वो कहाँ ऐड होता है, एक मेटल पे ऐड होता है, क्योंकि वो मेटल का जो ऑर्बिटल हो गया वो खाली हो गया। तो अब ये जो H2 होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, CO के साथ अटैच होगा। समझ में आ रहा है। अब ये जो CO अटैच हुआ, मतलब कोबाल्ट वाला CO, समझ में आ रहा है। अब जो होगा यहाँ पे, अब क्या होगा इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आगे चल के जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, चीज़ें इस तरह से निकल के इधर आ जाएंगी, पर इसका जो ये जो होगा ना दोस्त, ये प्रोडक्ट ही होगा आफ्टर ऑल। समझ में आ रहा है। ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा आपको, ठीक है। पर एक बात याद रखना कि जो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है वो चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सिस फॉर्म में जो थे चीज़ें, वो चीज़ें निकल के यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है ना। उस चीज़ को भी देख लो। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो गया, और उसके साथ साथ आपको वो जो कैटलिस्ट था वो आपको वापस मिल गया। जो कैटलिस्ट ने अपना कर्तव्य करना था, जो कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड ऑल्सो कम आफ्टर द रिएक्शन आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इट, तो वो वापस क्या हो गया, उस साइकिल में वापस आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, ठीक है ना। आप आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में। नहीं, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। उस एग्जांपल के बाद हम विल्किंसन कैटलिस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ क्या है हमारे पास, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा को फोकस करती हूँ। हाँ, तो हमारे पास कुछ अल्कीन के ना ऑर्डर्स है, ठीक है ना। इस अल्कीन के ऑर्डर्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको, ठीक है, ये विल्किंसन कैटलिस्ट के एग्जांपल्स है, ठीक है ना। तो चलो इसको पहले विल्किंसन कैटलिस्ट ही पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके ऑर्डर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है कुछ विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि जिसको बोलते हैं RHPPH3Cl। क्या है विल्किंसन कैटलिस्ट का, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला RH। देखो RH जो है वो है रोडियम, जो कि मतलब विल्किंसन जो है ना अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट का इस्तेमाल किया था वो है रोडियम। समझ में आ रहा है। तो रोडियम जो है वो एक विल्किंसन कैटलिस्ट को शो करता है। कैसे, RH जो है वो 3 PPH3 के साथ अटैच होगा और एक Cl के साथ, ठीक है ना। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कितने इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज होगा, 16 इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज होगा। समझ में आ रहा है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है चीज़ों को, वो आप पढ़ते हो ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, मतलब चीज़ें जब ऐड हो जाती है तो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ें क्या हुई है, ये देखो, यूज़ फॉर हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे भी क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट का काम होता है दोस्त। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का आपको एक यूज़ पता चल गया, ठीक है। कैटालिटिक साइकिल तो हम ज़रूर देखेंगे। याद रखना कि ये जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड है। और जो आपका ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो वो ऐसा होता है। देखो, RH 3 PPH3 के साथ इस तरह से कनेक्टेड है और दूसरा Cl यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसका रिएक्शन देखेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखो तो
जब आप इस रिएक्शन को देखोगे ना तो आप पाओगे कि जो मैंने आपको बताया था RH3 PPS3, तो वो मैंने PPS3 को L से रिप्रेजेंट कर दिया है और एक Cl जो था वो इस तरह से अटैच था, पता है ना, 3 PPS3 एक साइड में और Cl एक साइड में, आपको पता है। अब क्या करना है आपको, अब आपको H2 ऐड करना है, क्योंकि आपको भी मैंने भी आपको दिखाया कि क्या हुआ यहाँ पे, एक H2 ऐड हुआ और एक विल्किंसन का एक ये ऐड हुआ, तो तब जाके ये रिएक्शन बना। तो रिएक्टेंट साइड में जो भी कुछ है उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने H2 का ऐड किया। अब H2 जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑफ कोर्स अगर आप H2 ऐड कर रहे हो, चीज़ों को डाल रहे हो, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब ये जो एडिशन होगा वो सिस होगा या ट्रांस होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो रिएजेंट को देख के पता चलेगा। अब रिएजेंट जो है वो अगर नॉन पोलर है तो ऑफकोर्स सिस वाला एडिशन होगा, तो सिस यहाँ पे ये वाला पोजीशन सिस है, तो ये एल और Cl जो है वो अलग साइड में चले जाएंगे और यहाँ पे जो H2 है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने H2 को ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं कह सकते आप, मतलब अ काइंड ऑफ ये है कि हमको इसमें से एक लिगेंड यहाँ से निकालना है, ठीक है ना। हमने एक लिगेंड अगर निकाल दिया तो ऑफ कोर्स एक मेटल के ऊपर क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल, एक एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा। और आपको भी पता है कि जब कोई कंपाउंड इस तरह का फॉर्मेशन करता है तो जो कोई न्यू रिएजेंट आता है जो कि है हमारा ये अल्कीन, ठीक है ना, आपको बताया था मैंने, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था, वही अल्कीन जब ये रिएक्ट करेगा तो कहाँ पे अटैक मारेगा, इधर अटैक मारेगा, मारेगा कि नहीं, क्योंकि ये खाली मेटल है। तो यहाँ पे उसने अटैक मारा तो उसने इसका फॉर्मेशन कर दिया। अब इस पूरे कंपाउंड को अगर गौर से देखो, इस पूरे कंपाउंड को, यहाँ पे दिख रहा है कि एक मेटल जो है वो कहाँ पे अटैच्ड है, वो डबल बॉन्ड के इस फॉर्म में अटैच है, मतलब वो किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, वो एक डबल कार्बन के साथ अटैच्ड है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा जो ये यहाँ पे अच्छे से फोकस रखना। हाँ देखो, अब ये मेटल के साथ एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कौन पसंद है, कार्बन पसंद है। जब ये हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा तब ये कार्बन जो होगा वो भी किसके साथ अटैच हो जाएगा, RH के साथ, जो कि एक मेटल है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ होगी ना वो होगी माइग्रेटरी इंसर्शन। इसका मतलब ये है दोस्त कि यहाँ पे ना 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ है। कैसे हुआ है, क्योंकि ये कार्बन के पास जा रहा है और कार्बन RH के पास। ये देखो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन में। ये जो था ये इसने ये वाला कार्बन लिया और बदले में इस कार्बन ने M के साथ अटैचमेंट किया। पर इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको देखने को मिला था कि जो मेटल था वो क्या हो गया था, वो उस पर वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया था। तो मेटल में जो एक ऑर्बिटल होगा वो वैकेंट वाला क्रिएट हो जाएगा, ये बात भी याद रखना। पर एक बात और भी है कि जब आप इसको अटैच करोगे ना तब आपको दिखेगा एक ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब आपको दिखेगा कि जो पूरा ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ है, आपको एक भी जगह खाली नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कि यहाँ पे पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो इसमें से कुछ ना कुछ निकालना है। क्यों निकालना है, सो दैट आप एक क्या बना सको, प्रोडक्ट बना सको। आपको आफ्टर ऑल प्रोडक्ट बनाना है और फिर जो चीज़ बचा रहेगा वो चीज़ आपको एज इट इज़ बाहर लेके आनी है, जो कि आगे चल के वापस वो साइकिल फॉर्मेशन में हेल्प कर सके। मतलब आपका जो पिछला वाला वो PPS3 RH PPS3 Cl था वो चीज़ बाहर निकल के आ जाए। तो उस चीज़ को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से, आप देखो जब आप यहाँ पे गौर से देखोगे ना तो आपको मिलेगा कि जो सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म से चीज़ें क्या हो रही है, रिडक्टिव एडिशन हो रही है, मतलब सिस फॉर्म से क्या हो रही है, चीज़ें निकल रही है। ये देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन, जब इस चीज़ को आप निकालोगे तो आप पाओगे कि ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हुआ। तो इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको विल्किंसन कैटलिस्ट में दिखता है, ठीक है ना। अब विल्किंसन कैटलिस्ट की कुछ कंडीशंस बता रही हूँ आपको मैं। तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है ना दोस्त, वो ना अल्कीन में ना अलग अलग तरीके का आपको ये बात तो पता चल गई कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट होता है कि नहीं। तो आपके पास अलग अलग अल्कीन्स है, देखो ये वाला अल्कीन है, ये वाला अल्कीन है, ये वाला अल्कीन है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन अल्कीन्स को देख के आप इजीली पता कर सकते हो कि आपको क्या करना है। आपको बताना है कि हाँ, हाइड्रोजनेशन होगा इन सब में, पर आपके दिमाग में ये एक सवाल आएगा कि हाइड्रोजनेशन में इसका करूँ या इसका करूँ या दोनों का करूँ, यही दिमाग में आएगा। तो इस चीज़ को दिमाग से हटाने के लिए मैंने आपको एक मतलब मेरे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसका इस्तेमाल करके आप इजीली इसका ये निकाल सकते हो कि
कि इसको पहला प्रायोरिटी दे। तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के लिए मैंने एक सिलेक्टिविटी ऑर्डर का चार्ट बनाया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको 3-4 प्रायोरिटीज़ को देखना है। पहला प्रायोरिटी है कि नॉन बल्की ग्रुप शुड बी ग्रेटर देन बल्की ग्रुप अल्कीन, ठीक है ना। देखो ये वाला अल्कीन जो है वो नॉन बल्की है, इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इस अल्कीन के साथ, वेयर एज यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और आगे आपको 3-3 4-4 भी दिख जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्कीन है ना ये नॉन बल्की है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रेफरेबल हो जाएगा विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए, मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजनेशन दिखाएगा। आगे बात कर लेते हैं नॉन कॉन्जुगेट हैज़ मोर सिलेक्टिविटी ऑर्डर देन कंजुगेट, मतलब क्या होना चाहिए, अल्कीन कंजुगेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चीज़ों को तो आप पाओगे कि ये वाला जो अल्कीन है वो नॉन कंजुगेट है, वेयर एज ये वाला देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो है वो कंजुगेट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कम ये वाला ज़्यादा। अब ये दोनों कंजुगेट तो है दोस्त, इस चीज़ को देखोगे इस चीज़ को देखोगे दोनों कंजुगेट दिखेंगे, पर आपको एक चीज़ दिख रहा है कि एक सिस है एक ट्रांस है। तो हमेशा याद रखना ये जो है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है। तो ये कभी भी मतलब वो हाइड्रोजनेशन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम पढ़ते थे ना वो हाइड्रोजनेशन नहीं, वो क्या पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ते थे। तो आप ट्रांस को पहले लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, सिस को लिखते थे, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो था वो किस पे डिपेंड करता था, बल्कीनेस पे। ये बल्कीनेस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए याद रखना कि यहाँ पे जो है चीज़ें उल्टी होती है। सिस वाला ज़्यादा क्या होता है, सिलेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है कि पोलर इज़ मोर सिलेक्टिव देन नॉन पोलर, ठीक है ना। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले आप इस चीज़ को देख लो कि उसके बाद आपको क्या करना है। आप देखोगे कि बल्कि ज़्यादा है तो वो उससे कम हो जाएगा। अब बल्कि में भी ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो ये उससे कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब सब्स्टिट्यूटेड मतलब कंजुगेटेड है तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आगे क्या है, एक और कंडीशन है कि पोलर जो होता है वो ज़्यादा सिलेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर। OH जो है वो पोलर कंपाउंड है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हेटेरो एटम है और दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बल्कीनेस ऑफ लिगैंड अटैच टू कैटलिस्ट इंक्रीजेस सिलेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जो भी लिगैंड जितना ज़्यादा बल्कीनेस शो करेगा वो क्या कर सकता है, वो सिलेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। वो क्या है उस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी ये समझ लो कि हमारे पास क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि जो चीज़ सबसे कम बल्कि होगा, देखा ना आप, मैंने आपको बताया था लेस बल्कि ग्रुप शोज मोर सिलेक्टिविटी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो ये वाला कंपाउंड है ये इसमें कितने ग्रुप्स अटैच है, 2 R ग्रुप्स अटैच्ड है, वेयर एज यहाँ पे कितने ग्रुप्स अटैच है, सिंगल ग्रुप अटैच है। तो इसमें मतलब 1-2 और इसमें 4-4 ग्रुप्स अटैच है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सिलेक्टिव चीज़ें दिखेंगी। तो मतलब यहाँ ये वाला ज़्यादा फेवरेबल है हाइड्रोजनेशन के लिए। इधर अगर आप देखोगे तो 1-2, यहाँ पे अगर आप गिनोगे चीज़ों को, R कितने ग्रुप्स है, 1 और 2 R है, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 भी है, ठीक है। तो 3 R है तो ये ज़्यादा क्या है, बल्कि है। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे बल्कीनेस कम दिखेंगी, यहाँ पे सिर्फ 2 दिखेंगी, तो ये ज़्यादा प्रोन है हाइड्रोजनेशन के, तो ये ज़्यादा हो गया हाइड्रोजनेशन। इधर देखोगे तो इधर आपको सिस दिखे, इधर आपको ट्रांस दिखेगा, इधर आपको सिस दिखेगा। मैंने बताया था ट्रांस वाला क्या नहीं होगा, हाइड्रोजनेशन नहीं शो करेगा। और ये यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अच्छा आपको मैंने ये बताया था कि सिस और ट्रांस में जो है, सिस वाला जो होगा वो ज़्यादा सिलेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस वाला, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये रह जाएगा और ये वाला क्या करेगा, हाइड्रोजनेट करेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आपको ये वाला ये पूछा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजनेशन कौन दिखाएगा विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ अगर रिएक्शन हो गया तो इसका ऑर्डर क्या होगा, BAC, मतलब ये वाला सिस पहले, फिर ट्रांस, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो 2-2 ग्रुप है R का, यहाँ पे आपको 4 ग्रुप दिखेंगे, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप। तो ये सबसे ज़्यादा बल्कीनेस के चलते और नीचे चला गया, ठीक है ना। अब जो मैंने यहाँ पे एक चीज़ कही थी, अगर आप ध्यान से देखोगे कि बल्कीनेस ऑफ लिगैंड अटैच टू कैटलिस्ट इंक्रीजेस सिलेक्टिविटी, इसका मतलब क्या है अब पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड बना रखा है जो कि है HCOCO4, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, जब आप इसको और इसको ध्यान से देखोगे, RHCOCO4, अब यहाँ पे क्या है, रोडियम का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे कोबाल्ट का। रोडियम और कोबाल्ट में आप मुझे एक बात बताओ, कौन सबसे ज़्यादा बल्कि है। आप पाओगे कि रोडियम वाला ज़्यादा बल्कि है,
तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा बल्की है। तो बल्की जो तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि अगर कोई लिगैंड जितना ज़्यादा बल्की रहेगा ना दोस्त, वो ज़्यादा सिलेक्टिविटी को प्रोमोट करेगा। तो अगर आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगाते हो तो आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एक 80% आपको देता है प्रोडक्ट, एक 20% देता है। आपको यहाँ पे ये बताया गया कि जो प्रोडक्ट दे रहा है वो अगर मैक्सिमम भी दे रहा है तो मैक्सिमम कितना दे रहा है, तो मैक्सिमम 80% दे रहा है। व्हेयरएज़ यहाँ पे इतना टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, लो टेम्परेचर भी हो रहा है, पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना दोस्त, यहाँ पे प्रोडक्ट 82% मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लिगैंड की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बल्कीनेस रहेगा लिगैंड में उतना ज़्यादा सिलेक्टिविटी बढ़ेगा। देखो अब हमने क्या किया, इसके कॉम्प्लेक्सेस ले लिया अलग-अलग। देखो RH CO4, इसमें से आपने क्या किया, इसमें PR3 अटैच कर दिया एक एक्स्ट्रा। कैसे अटैच करोगे, इसमें से एक CO निकाल दो और PR3 अटैच कर दो। वैसे ही यहाँ पे 2 PR3 अटैच करो, यहाँ पे 3। आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा बल्की कौन सा है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे PR3 ग्रुप्स अटैच्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बल्की है। और ये इतना बल्की है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। आपको पता है PR3 शोज़ मोर बल्कीनेस देन CO। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्टिव होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि ज़्यादा सिलेक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, कितना बल्की ग्रुप अटैच है। तो ये इसमें जो परसेंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 95% प्लस 5%, मतलब 5% होगा ब्रांच्ड, ये होगा लीनियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर सिलेक्टिविटी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम ही देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, समझ में आ रहा है। तो इसके साथ साथ आपका ये खत्म हो जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट, और उसी के साथ साथ ये चैप्टर हो जाता है आपका ओवर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।